के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का डिस्कस कर रहे हैं JS 71 क्लासेस के साथ। हाँ। और आज की इस गहन चर्चा का मिशन केवल सवालों के जवाब रटना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि असली चुनौती सिर्फ ये याद रखना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि हर खबर के पीछे के क्यों और कैसे को समझना सबसे जरूरी है। एकदम सही बात है। और जब हम इन विषयों का गहराई से विश्लेषण करते हैं ना, तो हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभर कर आती है। मतलब आज की इस चर्चा में हम तकनीक और वित्त के बदलते परिदृश्य से शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये बदलाव हमारे खेल के मैदानों, शहरी बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण तक पहुंचता है। बाहर से देखने पर ये सभी खबरें अलग अलग लग सकती हैं। हाँ, बिल्कुल लगती हैं। लेकिन असल में ये सब एक तेजी से बदलते और विकसित होते समाज की एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। रैग, तो चलिए इसी बड़ी कहानी के पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं, जो सीधे तौर पर व्यापार और निवेश से जुड़ा है। आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान वित्तीय सलाह देता नजर आता है, जिन्हें फिनफ्लुएंसर्स कहा जाता है। तो इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल है जी। सेबी ने फिनफ्लुएंसर्स के भ्रामक विज्ञापनों और दावों को ट्रैक करने के लिए हाल ही में किस नए AI टूल को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं A त्रिनेत्र, B सुदर्शन, C दृष्टि या D गरुड़। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन B यानी सुदर्शन। ये भारतीय वित्तीय बाजार के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। अच्छा। हाँ, सुदर्शन असल में सेबी द्वारा खुद विकसित किया गया एक इन हाउस AI टूल है और ये कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है। इस टूल ने लॉन्च होते ही अपना कड़ा असर दिखाना शुरू कर दिया है। और आपको बता दूं कि अब तक 1,20,000 से अधिक भ्रामक पोस्ट्स को हटाकर इसने कड़ी कार्रवाई की है। अच्छा, चलिए इस थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक तरह से ये टूल हमारे वित्तीय निवेश के लिए एक डिजिटल चौकीदार की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, एकदम सही उपमा दी आपने। इंसान के लिए तो एक एक सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़ना और ये तय करना कि वो भ्रामक है या नहीं लगभग असंभव है। हाँ, वो तो है। तो ये सुदर्शन टूल इंटरनेट पर मौजूद वीडियोस और पोस्ट्स में कुछ खास ट्रिगर वर्ड्स को पकड़ता है। जब कोई बिना सही डिस्क्लेमर के वीडियो डालता है तो सुदर्शन तुरंत उसे फ्लैग कर देता है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा सफाई अभियान है। और जाहिर सी बात है, जब बाजार में इतनी पारदर्शिता होती है और धोखाधड़ी कम होती है तो देश में व्यापार करने का माहौल अपने आप बेहतर हो जाता है। बिल्कुल सही। इसी व्यापारिक माहौल से हमारा दूसरा सवाल जुड़ता है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम पर है। सवाल है, हाल ही में जारी स्टार्टअप लिंक इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शंस हैं A 40वां, B 54वां, C 62वां या D 81वां। तो इस लिस्ट में हम कहाँ खड़े हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन B यानी 54वां स्थान। इस सूचकांक में दुनिया भर के कुल 125 देशों का बहुत बारीकी से मूल्यांकन किया गया था। 125 देश। हाँ, और उन 125 देशों की सूची में भारत को 54वां स्थान मिला है। यह सूचकांक बेसिकली इस बात का पैमाना है कि किसी देश में नए स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए नीतियां और माहौल कितना अनुकूल है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा डाउट है, अगर हम 125 देशों में 54वें नंबर पर हैं तो ये सुनने में कोई बहुत पहली पंक्ति की रैंक नहीं लगती। फिर हम इसे इतना सकारात्मक क्यों मान रहे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। रैंकिंग को कभी भी सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी दिशा देखनी चाहिए। राइट। यह रैंक बताती है कि हमारे यहाँ अब स्टार्टअप्स के लिए माहौल पहले से बहुत बेहतर हो रहा है। ये एक निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। समझ गया, मतलब आधारभूत ढांचा अब तैयार हो रहा है। और जब व्यापारिक माहौल इतना अनुकूल होता है तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर या फाइनेंस तक सीमित नहीं रहता। नए विचार हर क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि खेल में। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित साइकिलिंग लीग, जिसे CLI कहा जा रहा है, शुरू की है? ऑप्शंस हैं A फ्रांस, B भारत, C चीन या D ऑस्ट्रेलिया। क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन B भारत। अरे वाह। हाँ, साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया यानी CLI सच में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके उद्घाटन संस्करण में 8 शहर आधारित फ्रेंचाइजी टीमें शामिल की गई हैं। इस तरह का फ्रेंचाइजी मॉडल दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रयोग है जो भारत में हो रहा है। भारत में हमने क्रिकेट का IPL या कबड्डी की लीग्स देखी हैं, पर साइकिलिंग के लिए ये एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, बिल्कुल। खैर,
इस लीग के ढांचे को लेकर एक और बहुत तकनीकी सवाल है जो परीक्षाओं के लिए अहम है। सवाल यह है कि साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया की प्रत्येक टीम में 10 साइकिल चालक होंगे। इन 10 चालकों में कितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होंगे? ऑप्शंस हैं A 1, B 2, C 4 या D 5। तो टीम का ये समीकरण क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। अगर हम इन 10 खिलाड़ियों की टीम की संरचना को पूरी तरह से डिकोड करें ना, तो हाँ। इसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे, 6 सीनियर भारतीय खिलाड़ी होंगे और 2 जूनियर भारतीय खिलाड़ी होंगे। एक मिनट, मुझे इस ढांचे में एक बात अजीब लग रही है। जब करोड़ों रुपए लगाकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फ्रेंचाइजी लीग बनाई जा रही है, वहां 2 जूनियर खिलाड़ियों को मुख्य टीम में क्यों रखा गया है? यही तो इस फ्रेंचाइजी मॉडल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा, वो कैसे? जूनियर खिलाड़ियों को शामिल करना कोई बोझ नहीं है। ये जमीनी स्तर पर यानी ग्रास रूट लेवल पर प्रतिभा को निखारने का एक शानदार मॉडल है। जब एक जूनियर खिलाड़ी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करता है तो वो बहुत कुछ सीखता है। वाह, ये तो सच में बहुत बढ़िया प्रोसेस है। लेकिन जब हम इन बड़े आयोजनों और 8 अलग-अलग शहरों की बात करते हैं, तो शहरों में एक बहुत ही मजबूत परिवहन का होना अनिवार्य हो जाता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। और यहीं से हमारा 5वां सवाल आता है। मार्च 2026 में कौन सी मेट्रो लाइन भारत का पहला रिंग मेट्रो नेटवर्क बन गई है? ऑप्शंस हैं A येलो लाइन, B ब्लू लाइन, C मजेंडा लाइन या D पिंक लाइन। कौन सी लाइन ने ये रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी पिंक लाइन। पिंक लाइन। डी, ये लाइन ना सिर्फ पहला रिंग नेटवर्क बनी है, बल्कि ये भारत का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भी बन गई है। ये मजलिस पार्क से लेकर मौजपुर बाबरपुर तक फैली हुई है और इसकी कुल लंबाई लगभग 73.49 किलोमीटर है। शहरों की परिवहन व्यवस्था में इस रिंग मेट्रो नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। एक रिंग नेटवर्क बनाने के पीछे असल में क्या लॉजिक होता है? इसका लॉजिक बहुत ही व्यवहारिक है। रिंग मेट्रो शहर के चारों ओर एक परिधि या गोलाकार घेरा बनाती है। इससे यात्री बीच शहर में जाए बिना ही किनारे किनारे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। राइट, इससे भीड़ का दबाव कम होता होगा। बिल्कुल। और इसी पिंक लाइन से जुड़ा एक और बहुत ही रोचक तथ्य है। जी, और वो तथ्य हमारे अगले सवाल में ही है। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर स्थित भारत का सबसे छोटा मेट्रो स्टेशन कौन सा है? ऑप्शंस हैं A मजलिस पार्क, B दौला कुआं, C आश्रम या D मयूर विहार। इतने बड़े नेटवर्क का सबसे छोटा स्टेशन कौन सा है? इस दिलचस्प सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C आश्रम। यह स्टेशन केवल 151.6 मीटर लंबा है, जो इसे पूरे भारत का सबसे छोटा मेट्रो स्टेशन बनाता है। सिर्फ 151 मीटर? हाँ, और यहाँ तुलना के लिए एक और बात बता दूं कि इसी पिंक लाइन पर भारत का सबसे ऊंचा मेट्रो स्टेशन धौला कुआं भी स्थित है, जिसकी ऊंचाई जमीन से 23.6 मीटर है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इतनी कम जगह में पूरा स्टेशन खड़ा करना इंजीनियरिंग का एक कमाल है। बिल्कुल है। आश्रम दिल्ली के सबसे पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। वहाँ पहले से ही फ्लाईओवर और अंडरपास हैं, तो इतनी भीड़भाड़ वाली जगह पर ये स्टेशन बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी। ये वाकई इंजीनियरिंग की जीत है। अच्छा, अब कंक्रीट के इस जंगल से निकलकर थोड़ा असली प्रकृति और जीवों की ओर रुख करते हैं। हमारा 7वां सवाल पशु कल्याण से जुड़ा है। जी। हाल ही में किस राज्य ने आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए गौधाम योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं A यूपी, B MP, C छत्तीसगढ़ या D राजस्थान। ये अहम पहल किस राज्य की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन C छत्तीसगढ़। इस योजना का पूरा नाम सुरभि गौधाम योजना है। इसके पहले चरण में 11 लक्षित जिले और 29 उद्घाटित गौधाम केंद्र हैं। सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या आज एक बड़ा मुद्दा है, तो ये कदम बहुत जरूरी था। लेकिन ऐसी योजनाओं को चलाने के लिए फंड्स चाहिए। इसी से जुड़ा हमारा 8वां सवाल है। जी बिल्कुल। गौधाम योजना के तहत पशुओं के चारे और पोषण के लिए पहले वर्ष प्रति पशु प्रतिदिन कितनी सब्सिडी दी जाएगी? ऑप्शंस हैं A 10 रुपए, B 20 रुपए, C 30 रुपए या D 35 रुपए। तो सरकार शुरुआत में कितना पैसा दे रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन A 10 रुपए। एक्सपर्ट पूरा ढांचा समझाती हूं मैं। यह बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। इसके तहत पहले वर्ष 10 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। दूसरे वर्ष यह राशि 20 रुपए हो जाएगी। तीसरे वर्ष 30 रुपए
और चौथे वर्ष में यह 35 रुपए कर दी जाएगी। मुझे यहाँ फिर से एक डाउट है। आज के समय में चारे की कीमतें इतनी ज्यादा हैं, ऐसे में शुरुआत में सिर्फ 10 रुपए की सब्सिडी, इसे शुरुआत से ही 35 रुपए क्यों नहीं रखा गया? इसके पीछे का अर्थ समझना होगा। अगर सरकार पहले दिन से ही 35 रुपए देने लगे तो कई जगहों पर सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए फर्जी गौशालाएं खुल जाती हैं। 10 रुपए से शुरुआत करने का मतलब है कि जो संस्थाएं सच में काम करना चाहती हैं वही आगे आएंगी। अच्छा, तो ये भ्रष्टाचार रोकने का तरीका है। बिल्कुल। और जैसे जैसे पशु इन केंद्रों में समय बिताते हैं उनकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, इसलिए सब्सिडी की रकम भी उसी अनुपात में हर साल बढ़ती जाती है। समझ में आया। चलिए, पशु कल्याण से अब वन्य जीव संरक्षण की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां सवाल है, यूके का प्रतिष्ठित एस्मंड बी मार्टिन संरक्षण पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर कृति कारंत, बी सुनीता नारायण, सी जादव पायेंग या डी वंदना शिवा। यह सम्मान किसे मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर कृति कारंत। वो सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज यानी CWS की CEO हैं। पुरस्कार मिला है। लेकिन जब एक तेंदुआ या हाथी गांव में आ जाता है तो वहां सह अस्तित्व नहीं, सिर्फ टकराव होता है। तो ये जमीन पर कैसे काम करता है? डॉक्टर कारंत का काम इसी टकराव को कम करना है। वो इस बात पर जोर देती हैं कि अगर जंगली जानवर किसी किसान का नुकसान करता है तो उस किसान को बिना किसी झंझट के तुरंत उचित मुआवजा मिले। जब नुकसान पूरा हो जाता है तो बदले की भावना खत्म हो जाती है। राइट, यही सच्चा सह अस्तित्व है और संरक्षण का नतीजा होती है नई खोजें। हमारा 10वां सवाल इसी पर है। असम के मानस नेशनल पार्क में खोजी गई नई पौधे की प्रजाति ओसेबिकिया जुबीन गर्घियाना किसके नाम पर रखी गई है? ऑप्शंस हैं ए स्वतंत्रता सेनानी, बी मशहूर असमिया गायक, सी पर्यावरण वैज्ञानिक या डी पूर्व मुख्यमंत्री। ये किसके नाम पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मशहूर असमिया गायक जुबीन गर्ग। ये पौधा मेलास्टोमाटेसी परिवार का है। अरे वाह! आमतौर पर पौधों के नाम वैज्ञानिकों पर होते हैं, लेकिन संस्कृति और प्रकृति का ये मेल बहुत अनूठा है। मतलब एक गायक के नाम पर पौधे का नाम। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। जब एक पौधे का नाम जुबीन गर्ग जैसे लोकप्रिय व्यक्ति पर रखा जाता है तो लाखों युवाओं को उस नेशनल पार्क की जैव विविधता के बारे में पता चल जाता है। अवेयरनेस फैलाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। सच में। और जागरूकता फैलाने की बात करें तो महिलाओं के अधिकारों की बात के बिना हमारा समाज अधूरा है। हमारा 11वां सवाल है, 9 से 19 मार्च तक न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के CSW70 और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शंस हैं ए महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी, बी अधिकार, न्याय, कार्यवाही सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए, सी डिजिटल नवाचार और प्रौद्योगिकी या डी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। इस साल का थीम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिकार, न्याय, कार्यवाही सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। राइट। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए न्याय प्रणाली तक आसान पहुंच और समान कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना है। जब महिलाओं को समान अवसर मिलता है तो वो इतिहास रच देती हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा 12वां सवाल। बार्बी की पहली ड्रीम टीम में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं ए हरमनप्रीत, बी मिताली, सी स्मृति या डी जिमीमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। अरे वाह, ये तो बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विशेष सम्मान के तहत यह सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय क्रिकेटर हैं। एक महिला क्रिकेटर को बार्बी ड्रीम टीम का हिस्सा बनाना बच्चियों के मनोविज्ञान पर बहुत गहरा असर डालेगा। एकदम सही बात है। और स्मृति मंधाना ने ये मुकाम मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर हासिल किया है। और उनके उसी प्रदर्शन से जुड़ा है हमारा आज का आखिरी सवाल। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों यानी टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शंस हैं ए हरमनप्रीत, बी शेफाली, सी दीप्ति या डी स्मृति। इसका उत्तर भी है ऑप्शन डी, स्मृति मंधाना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक खेल का रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल, बल्कि विश्व स्तर पर महिला क्रिकेट में उत्कृष्टता की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तीनों फॉर्मेट्स का विज्ञान बिल्कुल अलग होता है। वाकई
ये कमाल की उपलब्धि है। तो आज हमने इस डीप डाइव में एक बहुत ही लंबी यात्रा तय की। कैसे हमने सेबी के एआई टूल सुदर्शन से शुरुआत की, साइकिलिंग लीग के बारे में जाना, नई खोजों और फिर स्मृति मंधाना के ऐतिहासिक जीतों तक का सफर तय किया। जी, और अंत में मैं बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, एक तरफ एआई हमारे वित्तीय विज्ञापनों को नियंत्रित कर रहा है और दूसरी तरफ प्रकृति में आज भी नई प्रजातियां मिल रही हैं। तकनीक और प्रकृति के बीच का ये संतुलन आने वाले भविष्य में हमारी जीवन शैली को कैसे बदलेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए JS71 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी SSC और UPSC की तैयारी को मजबूत करें।